चलिए एक बार फिर से द लीजेंड्स उत्तर प्रदेश के गौरव की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लगातार हक क्षेत्र पे बात कर रहे हैं। हमने महिला शक्ति को लेकर बात की है, महिला सशक्तिकरण पर बात की है, हमने पर्यटन पर बात की है, हमने विकास पर बात की है, यहाँ तक कि हमने धार्मिक क्षेत्र को लेकर भी बात कर ली है, उस संघर्ष को लेकर भी बात की जो कि चल रहा है देश में कई जगहों पर। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर कि आखिर किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह का काम चल रहा है और किस तरह का विकास इन सेक्टर्स में किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए ये वो क्षेत्र हैं जिनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अब हम आगे के सेशंस पे इन्हीं पर ही बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राहुल सारस्वत हमारे साथ में हैं, चिकित्सक संघी हॉस्पिटल के एमडी हैं। ये जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राहुल सारस्वत को। प्लीज मंच पर आइए डॉक्टर राहुल जी, जोरदार तालियां इनके लिए। तो चलिए इनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा और जानते हैं और एक वीडियो क्लिप के जरिए आप देखिए जरा। आगरा की संघी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगरा की संघी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल सारस्वत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हर कोई उन्हें उनके कार्य क्षेत्र और उनकी समाज सेवा के लिए जानता है। डॉक्टर राहुल सारस्वत का नाम उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी पहचान न केवल एक बेहतरीन डॉक्टर बल्कि लोगों का दर्द समझने वाले एक जिंदा दिल इंसान के रूप में कायम की है। डॉक्टर राहुल ने MBBS के बाद मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल की है ताकि वो मरीजों को सही और बेहतर इलाज प्रदान कर सके। इतना ही नहीं, कोविड के उस दौर में लोग जब अपनों से मिलने से भी कतरा रहे थे, तब डॉक्टर राहुल सारस्वत ने अपना पूरा वक्त लोगों की जिंदगी बचाने में लगा दिया। हालांकि लोगों की सेवा करते हुए डॉक्टर राहुल खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राहुल जैसे डॉक्टर्स की वजह से ही आज हजारों लोग अपना जीवन स्वस्थ और रोग मुक्त गुजार रहे हैं। जाना आपने कि किस तरीके से डॉक्टर राहुल सारस्वत काम कर रहे हैं और इनका अस्पताल लोगों की लगातार मदद कर रहा है। और जब भी हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर्स की नजर में आम इंसान को भगवान नजर आता है। और कोविड के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर किस तरह के हालात थे आप सभी ने देखा, लेकिन किस तरीके से राहुल सारस्वती जी ने उस समय पर उस परिस्थिति में काम किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। और इसी तरह के कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं संस्कृति विश्वविद्यालय शिक्षा जगत से। डॉक्टर रजनीश त्यागी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर रजनीश त्यागी प्लीज मंच पर आइए। तो किस तरह का इनका योगदान रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो ये हॉस्पिटल है संस्कृति विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, हमने ये देखा कि जो हॉस्पिटल है वो भी लगातार इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं अगर संस्कृति विश्वविद्यालय की हम बात करें तो वो किस तरीके से अपना योगदान दे रहा है, एक क्लिप के जरिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। Of knowledge at Sanskriti University with tradition and culture of holy city Mathura to achieve excellence in your life. Sanskriti University ranked first in most promising university in engineering and management in India and ranked 7th in India with the highest number of patent applications with its culture of academic excellence and placements record. Sanskriti University offers courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD in the field of engineering and information technology, management and commerce, tourism and hospitality. तो जोरदार तालियां किस तरीके से संस्कृति विश्वविद्यालय काम कर रहा है और शिक्षा की जगत में आगे बढ़ रहा है, ये इस वीडियो क्लिप के जरिए आपने देखा। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। विख्यात भटनागर हमारे खास मेहमान हमारे साथ में हैं शिक्षा जगत से विज्ञात भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका। मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए।
अब तीनों क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर बुलाना चाहूंगी धाराजीत सारस्वत को। मंच पर आइए और सम्मानित कीजिए डॉक्टर राहुल सारस्वत जी को। तो संघी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर राहुल सारस्वत लगातार क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है न्यूज स्टेट की तरफ से। अब मैं बुलाना चाहूंगी विनीत दुबे जी को, मंच पर आइए और डॉक्टर रजनीश त्यागी जी को सम्मानित कीजिए। जिस तरीके से संस्कृति विश्वविद्यालय एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहा है और लगातार शिक्षा दे रहा है और एक नई युवा पीढ़ी को देश के विकास के लिए बढ़ा रहा है। इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी दीपक भारद्वाज जी को कि मंच पर आइए और सम्मानित कीजिए विख्यात भटनागर जी को, जो कि शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां तीनों के लिए। तो ये हमारे मेहमान मंच पर विराजित हैं। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आशीष और बात करेंगे इन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर। ओवर टू यू आशीष। हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करिए डॉक्टर राहुल सारस्वत जी का, चिकित्सक संघी हॉस्पिटल के एमडी हैं। जोरदार तालियां बजाते रहिए क्योंकि ये जोश बना रहेगा तो इस कॉन्क्लेव में मजा भी आता रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर रजनीश त्यागी भी हमारे साथ तो संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, बेहद स्वागत सर आपका। शिक्षा जगत से जुड़े हैं, साथ ही साथ विख्यात भटनागर शिक्षा जगत से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा राहुल जी, ये आपकी बालों का राज क्या है? बहुत मैंने वीडियो देखा, उसमें अलग लुक है, इसमें अलग लुक है। साथ ही साथ शिक्षा की बात करेंगे, आप संघी हॉस्पिटल के एमडी हैं, आपका अस्पताल बाकी अस्पतालों से कैसे अलग है? सर मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि मेरे बालों का राज है कि मैं थोड़ा सा केयर करता हूं और चिकित्सक होने के नाते सारी चीजों को समझता हूं कि मुझे क्या खानी चाहिए और क्या नहीं। दूसरा, बहुत केयर लगती है सर बड़े बाल रखने में, तो मैं उस केयर को बनाए रखता हूं। अब मैं अस्पताल पे आता हूं। हमारा अस्पताल मथुरा का एकमात्र हॉस्पिटल है जो ECHS, जो पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनका इलाज करने के लिए पैनल्ड है। साथ ही हम लोग आयुष्मान भारत में ऐसे लोग जो इसके बेनिफिशियरी हैं और ऐसे मरीज जिनका इलाज संभव ही नहीं था, आयुष्मान भारत में उन ऐसे मरीजों का हम लोग इलाज करते हैं। स्पेशलिटी लेवल पर हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोस्टली हम लोग मेडिसिन में इमरजेंसी मेडिसिन का डॉक्टर हूं। हमारा अस्पताल यमुना एक्सप्रेस वे के एकदम कॉर्नर पर है, तो वहाँ बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं और ऐसे मरीजों को अगर सही गोल्डन आवर में अगर एडमिशन और इलाज न मिले तो जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो सही समय पर और सही उपचार, सही चिकित्सक उनको मिल जाता है तो हम बहुत सारी जानें बचाने में मदद करते हैं। बहुत अच्छा काम है आपका और डॉक्टर को यहाँ पर भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आप साथ ही साथ ये भी जरा समझाइए कि वो क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप एक एमडी होते हैं, वो क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप एक डॉक्टर होते हैं? सर एमडी होने के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाओं को देखना पड़ता है। आप समझिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, बहुत सारी लाइसेंसिंग अथॉरिटियों से आपको जाना होता है हॉस्पिटल को स्टेबलाइज करने के लिए। बहुत सारी चीजों को आपको बड़े सारे एनओसीज लेने होते हैं, फायर का, पॉल्यूशन का, बायोमेडिकल का, और साथ ही साथ आपको अगर किसी गवर्नमेंट की स्कीम में कंट्रीब्यूट करना है तो आपको उसके लिए भी पैनल होना पड़ता है। और जब आप इन सब पैनल के लिए जाते हैं तो बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर करना है, अगर सोचा है, मन में विश्वास है तो फिर करना ही पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहेंगे? आपके हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आपका हॉस्पिटल कितना अपडेटेड है? नई टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो मैं यूरोप से क्वालिफाइड हूं। आई डिड माय मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम यूरोप, तो वहां की टेक्नोलॉजीज और मैं
इबोला वायरस में यूरोप में और इवन अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में भी सर्विसेज दे चुका हूँ इबोला वायरस के दौरान। तो हमने उन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स और एडवांस आईसीयू हमारे हॉस्पिटल में, जिसके द्वारा हम सारे मरीजों का उपचार कर सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको कितना फायदा पहुंचा रही हैं, और या फिर जो मरीज आ रहे हैं उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है? मैं आपको सच बताऊं तो सरकार की योजनाएं लोगों के लिए और हॉस्पिटल के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मरीजों के लिए मैं अगर आपसे पिछले 2 महीने की बात करूं तो मैंने पिछले 2 महीने में 10 से 12 ऐसे मरीजों का उपचार किया है कि अगर उनके पास वो आयुष्मान भारत का कार्ड न होता तो उनका उपचार संभव नहीं था। आयुष्मान कार्ड का बहुत बेनिफिट मिला है लोगों को। अगर उनके पास आयुष्मान भारत का वो कार्ड न होता तो उनका उपचार संभव नहीं था और उनकी जान बचना भी संभव नहीं था। ऐसे मरीजों का उपचार उस आयुष्मान भारत से हो चुका, आयुष्मान भारत से होना संभव हो पाया। साथ ही चूंकि संघी हॉस्पिटल उस एरिया का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां स्पेशलिटी लेवल पर सारे डॉक्टर एक छत के नीचे अपनी सर्विसेज देते हैं और 24 के 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर्स वहां अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारी जानें ऐसी उस अस्पताल के होने से बच पाई। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे का कोई एक्सीडेंट हुआ, अब शहर में काफी दूर तक उस एक्सीडेंट को जाना होगा, गोल्डन आवर है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, बहुत सारी इंजरीज हैं, तो पास में हॉस्पिटल होने के साथ उसको जल्द उपचार मिल जाएगा और गोल्डन आवर्स में उपचार मिलने से जान बचने की संभावना बच जाती है। आपने अब ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ज्यादा पास में रहते हैं तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि मरीज बच जाता है। इसमें इसके बाद एक मन में सवाल आता है कि आपकी हिसाब से ब्रांचेस होंगी और जगह ब्रांचेस आपकी? देखिए हमारे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं वैसे, लेकिन मथुरा में ही हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं। हम मथुरा में ही 2 हॉस्पिटल हैं, दोनों ही हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और दोनों ही हॉस्पिटल्स को उस तरह से बनाया गया है जहां पर ट्रोमा, इमरजेंसी मैनेजमेंट केयर, क्योंकि मैं इमरजेंसी मैनेजमेंट का डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, तो इमरजेंसी मेडिसिन को उस तरह से बनाया गया है कि दूसरे अस्पतालों को हमारे अस्पताल को अलग बनाता है। इमरजेंसी मेडिसिन का जो हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ किसी तरह का मोरेबर में अगर आपको बताऊं कि जहर खाए हुए लोग और एक्सीडेंटल इमरजेंसीज हम लोग सबसे ज्यादा डील करते हैं मथुरा में। तो ऐसे मरीजों की जान बच पाना तभी संभव है जब आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स है। बहुत बढ़िया आपके हेयर स्टाइल की तरह ही आपके जवाब भी हैं। डॉक्टर रजनीश त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, संस्कृति विश्वविद्यालय से शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं। 2017 से पहले, 2017 के बाद, कोविड से पहले और कोविड के बाद क्या कोई डिफरेंस एजुकेशन सेक्टर में? साथ ही साथ आपका विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालय से कितना अलग है? मैं क्यों आपके विश्वविद्यालय में एडमिशन कराऊं अपना? आप इसलिए एडमिशन कराइए क्योंकि हमारे यहाँ फैकल्टी और स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत कम है और कैरिकुलम पूरा करने के लिए हम स्टडी आवर्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं और केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं है, साथ साथ में वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशंस हैं, पेपर्स राइटिंग्स हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं और इनोवेशंस हम बच्चों से इनवाइट करते हैं। तो हमारा फोकस स्टूडेंट्स पर बाकी विश्वविद्यालय से ज़्यादा है और ये जब आप हमारे स्टूडेंट से बात करेंगे तो स्टूडेंट्स खुद ही बताएंगे कि संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद उनके व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं और साथ साथ उनके कैरियर में उनको बहुत मदद मिली है विश्वविद्यालय से। ये ऐसा हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। कुछ मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आइए और स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लीजिए, तो वो तब आपको पता चलेगा कि हमारा विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालयों से अलग कैसे है। दूसरा, कोरोना काल में फोकस थोड़ा बिगड़ा स्टूडेंट्स का। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना से पहले ये माना जाता था कि स्टूडेंट्स के हाथ में मोबाइल्स नहीं होने चाहिए, अगर मोबाइल्स हों भी तो स्मार्टफोन्स नहीं हों, क्योंकि स्मार्टफोन्स जो बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं उनकी मेमोरी पर भी इम्पैक्ट आता है।
लेकिन कोरोना ने सिखा दिया कि नहीं, स्मार्टफोन का यूज करना चाहिए। अब धीरे धीरे कोरोना के बाद जो नेक्स्ट सेशन था 22-23 और 23-24, इनमें थोड़ा अब बदलाव आया है। स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स बढ़े हैं। पहले स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स कम थे और उसमें क्या होता था कि उन्होंने कनेक्ट करके मोबाइल को रख देते थे कहीं और दूसरे काम करने लग जाते थे। तो वो एक बुरा दौर था, स्टूडेंट्स के लिए भी बुरा दौर था, मरीजों के लिए तो बुरा था ही। लेकिन अब धीरे धीरे जो एक आम बोलचाल में कहा जाता है कि पटरी पर आ रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स को लेकर ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि इस कॉलेज में जाएं, वहां प्लेसमेंट हो या ना हो। आपके कॉलेज में प्लेसमेंट को लेकर क्या व्यवस्था है? प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। हमारा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट तो होटल मैनेजमेंट में है जी। हमारे लगभग 100% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है और वो इंडिया से बाहर हुआ। ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। इसलिए हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इनपुट कंपनीज में हुआ है, वो भी 90% से ज्यादा है। लेकिन आपको भी और खासतौर से जितने हमारे बौद्धिक जगत के लोग हैं, उनको अब ये एक अलग से नैरेटिव चलाना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जॉब सीकर्स ना बने, जॉब गिवर्स बने। 75 साल की हमारी शिक्षा पद्धति ने हमारे स्टूडेंट्स के माँ बाप को, पेरेंट्स को ये सिखाया है कि उस विश्वविद्यालय में, उस कोर्स में पढ़ाओगे तो आपके बच्चे का प्लेसमेंट ज्यादा होगा, संभावना ज्यादा है। और भारत की कमजोरी और भारत की के लिए नुकसानदायक बात यह है कि भारत के बच्चे जॉब्स ढूंढें। हम ये चाहते हैं कि भारत के जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, किसी भी देश का, अगर आप भारत की जीडीपी देखें तो इस समय 55% सर्विस सेक्टर से आ रहा है और लगभग 17% ये एग्रीकल्चर से है और 23% ये मैन्युफैक्चरिंग से है। अभी 200 साल पहले तक दुनिया में व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, जो अभी 2% भी नहीं है। तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाना चाहिए, जैसा चाइना बना। चाइना ने हमारे साथ में खेल खेला और उन्होंने भारत की पिक्चर्स ऐसी बनवाई। अगर आप पूरी की पूरी बम्बईया फिल्मों को देखोगे तो उनकी 2 स्टोरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 ही स्टोरीज हैं। एक स्टोरी आपके क्वेश्चन से संबंधित है, वो ये है कि एक फैक्ट्री है, उसका एक मालिक है, मालिक की बेटी है, 500 लोगों की एक यूनियन है, यूनियन का एक लीडर है, लीडर पिक्चर का हीरो है, मिल मालिक की बेटी हीरोइन है, उन दोनों के बीच में डायलॉग है। डायलॉग में बेटी ही बाप के खिलाफ खड़ी है और सारी डायलॉग बाजी इस प्रकार की है कि जो ये मिल मालिक है ये शोषण करता है। और उस फिल्मों के बाद हमारे पिता ने, उनके पिता ने भी जो देखी, तालियां बजाई इन बम्बईया फिल्मों को देखकर। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कानपुर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था और हमारा सिस्टम ऐसा था कि आगरा पेठा के लिए, हाथरस हींग के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, सहारनपुर फर्नीचर के लिए, मेरठ क्रिकेट के सामान के लिए, कैंची के लिए, रामपुर चाकू के लिए, जसराना घंटे के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए। तो एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात तो अब आई है। लेकिन पहले तो ये होता था कि एक टाउन का एक प्रोडक्ट होता था।
तो उसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब ये है, मुझे माफ करिएगा सर, मुझे लगता है हम एजुकेशन से भटकते भटकते दूसरी जगह हाँ। चले गए। मैं चाहूंगा वापस उसी बात पे एक छोटा सा सवाल है। एक बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमें जॉब लेने की नहीं, जॉब देने की सोचनी चाहिए। ये जो आपका विजन है, या ये एक सरकार का विजन है, या एक आम आदमी का विजन है, ये कैसे पूरा होगा? पूरा होगा कि माँ बाप बच्चे को ये बताएं कि तू जो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाई करनी है, बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए पढ़ाई करनी है। अपना ही कोई इंडस्ट्री लगानी है, अपनी ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, अपना ही कोई स्टार्टअप खड़ा करना है। तो स्टार्टअप की बात बच्चे के मन में पहले से ही स्थापित करनी होगी। नौकरी की बात सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी होगी। हमारे साथ विख्यात भटनागर भी हैं, युवा, और आपने सर की बात सुनी होगी जिसमें इन्होंने कहा कि जॉब लेने की नहीं, जॉब देने की सोचनी है। कितने सहमत हैं आप? देखिए, मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा जो स्कूल है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स ऑफ फिरोजाबाद कह सकते हैं उसे अभी के टाइम पे। तो मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और सर ने भी कुछ टाइम पहले ये भी बोला कि कोरोना के टाइम पे फोन्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया था, वो चीज हम लोग को भी बहुत फेस करनी पड़ी। बच्चों के अंदर पहले के मुकाबले में अगर बोला जाए तो पहले सिर्फ एक किताबी ज्ञान होता था, बट अब बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है, बच्चों को एक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा आपने जिक्र किया कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि आपका किड्स कॉर्नर स्कूल है फिरोजाबाद में, आपका टुंडला में भी, टुंडला फिरोजाबाद में, और एक एडिफाइड वर्ड पब्लिक स्कूल है फिरोजाबाद में। ये आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं। हाँ। क्या किस तरह की एजुकेशन यहाँ पर है? क्या यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है, जैसा कि जिक्र सरकार भी करती कि बच्चों को स्मार्ट बनाना, जैसा कि सर ने भी जिक्र किया, क्या उसकी व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है? देखिए, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था तो हमारे यहाँ बहुत पहले ही हम लोगों ने कर दी थी, क्योंकि हम लोग का स्कूल बहुत अपडेटेड रहता है इन सब चीज़ों के साथ। बच्चे के एजुकेशन और बच्चे के न्यूरिशमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, हमारे स्कूल वो प्रयास करता है कि बच्चों को वो चीज़ें तुरंत के तुरंत मिल पाए। और रही बात स्मार्ट क्लासेस की, तो स्मार्ट क्लासेस हम देते हैं, पर उससे ज़्यादा हम अभी भी जो हमारा शहर है, जो हमारा स्कूल है, उसमें हम टीचर और स्टूडेंट के बीच आमने सामने का ज्ञान पे ज्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए, आप स्मार्ट क्लासेस दे देंगे, स्मार्ट क्लासेस मेरे एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में भी हैं, किड्स कॉर्नर स्कूल में भी हैं, और मेरे को बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से ATL टिंकरिंग लैब का भी मतलब परमिशन मिली थी, जिसको हमने बहुत अच्छे से बनाया, जहाँ पे एक लैब है, बच्चे जाके अपने आइडियाज को 3D प्रिंटर में और अलग अलग तरीके से इन्वेंशंस कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हमारे पास हैं। बट जितना ये एजुकेशन आगे बढ़ा है, मैं थोड़ा सा ये मतलब कष्ट होता है मुझे कहते हुए कि मतलब जो बच्चे के अंदर एक गुरु को लेके जो आदर है, वो कहीं ना कहीं इसमें खो गया है। तो आपको लगता है कि ये बच्चों में शुरू से डालने की जिम्मेदारी टीचरों की है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक न्यूरिशमेंट करते हैं, जैसे हमारे स्कूल के अंदर जब बच्चा आता है तो टीचर्स उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है या बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी तरह उसको कैटेगराइज किया जाए। हम लोग हर एक बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे, एक सामान्य बच्चे के रूप में लेके चलते हैं। हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा 90 to 95% लेकर आ सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। पर मैं स्कूल के बाहर की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम जो हैं, हम सुबह से 7 बजे से लेकर हम 2 बजे तक हैं बच्चे के साथ। मैं अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में क्यों करूं? देखिए, अगर आप, पहली बात तो यहाँ आपने किसी भी स्कूल में शायद से ऐसा नहीं देखा हो कि स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल से बच्चे गए, उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है जी। यहाँ पे स्कूल से जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता, हमारे कम से कम 10 to 15 गार्ड्स हैं जो रोड पे लगे रहते हैं, जो कि कंफर्म करते हैं कि बच्चा जिस शहर में रह रहा है उसके अंदर कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है,
पहले तो सेफ्टी पेरेंट्स की यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाती है। और मेरे पास तो बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि मैडम सर ये खाना नहीं खा रहा है, इसको आप चेक कर लीजिए। तो उनका ये विश्वास है मेरे ऊपर। एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से जवाब चाहूंगा कि ज्यादातर पेरेंट्स को फीस को लेकर दिक्कत होती है, आपकी तरफ से क्या है इसके लिए कदम कोई उठाए गए कि अगर कोई पेरेंट इसके काबिल नहीं कि बच्चे को पढ़ा पाए लेकिन आप ही के स्कूल में पढ़ाना है? देखिए, पहली बात तो हम लोग के स्कूल की जो फीस है वो बहुत नॉमिनल है, क्योंकि ये स्कूल बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत सालों से चला आ रहा है। और अभी मुझे खुद आपका इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा कि फीस का हम लोग का सिस्टम ऐसा है कि आज के टाइम पे हम लोग के फिरोजाबाद स्कूल के अंदर मोर देन 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस देखने के हिसाब से भी अगर 3000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारी फीस का स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है। तो किसी भी पेरेंट को हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि जिस दिन आपको फीस के लिए बोला उसी दिन पे करिए। अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको भी समझते हैं। कोई बच्चा ये भी कहता है हमसे कि सर मुझे पढ़ाई नहीं, हम मुझे सिंगिंग करनी है, सर मुझे डांसिंग करनी है, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। हम हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला कि बच्चा जब स्कूल में आया तो हमारा हो गया। ये मेरा नहीं, ये पेरेंट्स का खुद का कहना है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स की 7 से लेकर 8 जनरेशन तक बच्चे पढ़ गए हैं, क्योंकि वो इसी विश्वास पे पढ़ते हैं कि हमने इस बच्चे को अगर इस स्कूल में डाला है तो बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के मैनर्स, बच्चे के नरिशमेंट की जिम्मेदारी अब इनकी। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल जी, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि सरकार से डॉक्टर राहुल सारस्वत को क्या उम्मीदें हैं, खासकर हेल्थ सेक्टर को लेके? जैसा कि सर कुछ समय में पुराने, अगर मैं पुराने 10 साल की बात करूं, क्योंकि मैं 2010 से प्रैक्टिस में हूं, तो उन्हीं सालों में धीरे धीरे जो समय जैसे जैसे गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है और चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। सरकार से बस यही है कि अभी एक जो बिल है वो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पेंडिंग बिल है कि जो डॉक्टर्स पे आए दिन हमले होते हैं वो थोड़ा सा सुधार हो, ये सब चीजों में रुकावट मिले। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पे टैक्सेस भी खूब है, सब्सिडी भी थोड़ी दी जाए डॉक्टर्स को। जो नए हॉस्पिटल्स हैं, स्टार्टअप। दूसरा, जो सरकार प्रोत्साहित करे, अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार लाए लोगों में कि बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है। ये भी है कि कुछ लोग अवेयरनेस की कमी से उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कॉन्क्लेव के जरिए सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी और कोशिश होगी कि वो भी इस पर विचार विमर्श करें। फिलहाल आप तीनों ने अपना कीमती समय हमारे साथ निकाला, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहीं पे 1 मिनट रुकिएगा। ऋतु को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। तो हर सेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से उनकी भूमिका जो है एक प्रदेश को विकास की राह पर बढ़ाने के लिए सामने आ रही है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम नीतियां सरकार की तरफ से, वो तमाम मेहनत माननीय लोगों की तरफ से, वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो चिकित्सा और शिक्षा पर ये